जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो चलिए अब न्यूमेरिकल करेंगे जो लास्ट वीडियो में लास्ट में पढ़ाया था आपको। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर एक सिंपल पेंडुलम हो तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g। क्लियर है, हमने डायमेंशंस में डराइव भी किया है, बाकी 9th क्लास में भी आपको पढ़ाया गया है, एंड्रेस में आपको पढ़ाया गया था। क्लियर है, t = 2π×L/g इस तरीके से। क्लियर है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता था कि ये थ्रेड ले लो, एक उससे बॉब लटका दो और इसको ऐसे धक्का मार के छोड़ दोगे तो ये ऑसिलेशन करेगा। तो इसका एक ऑसिलेशन होता है यहां जाना, फिर ऐसे इधर आना, फिर इधर आना वापस, इसे कहते हैं पूरा एक ऑसिलेशन। तो हम इसका टाइम का मेजरमेंट करेंगे, कितना टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन में, और ये रस्सी जो है, ये जो स्ट्रिंग ली हुई है, इसकी लेंथ कितनी है उसे मेजर करेंगे। 2π तो कांस्टेंट है, तो यहां से हम g की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्लियर है, क्लियर है चीज। चलिए साहब लिखिए जरा, इसमें क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए जरा। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, the time period of oscillation of simple pendulum is measured as 1.20 प्लस माइनस 0.02 या 0.5 कर लीजिए, चलिए 0.5 सेकेंड्स। ये सेकेंड्स में गिवन है। क्लियर है, किसमें गिवन है ये, सेकेंड्स में। 1.20 और ये 0.05 सेकेंड्स। क्लियर है। एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो कितनी आ रही है मैं आपको बता दूं, वो लिखा हुआ है, सपोज करिए 70.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज, 70.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज। सो पूछ रहा है फाइंड जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना आएगा ये बताइए। परसेंटेज एरर इन जी, परसेंटेज एरर कितना आएगा इसमें ये बताइए। रिलेटिव एरर कितना आएगा ये बताइए, रिलेटिव एरर कितना आएगा इन कैलकुलेशन ऑफ जी, है ना। और डेल्टा जी यानी एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा, ये चारों चीजें आपसे पूछ रहा है। क्लियर है ये चीज। चलिए भाई, तो पहले तो जी का फॉर्मूला फाइंड कीजिए, ध्यान से देखिए। तो ये क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन है, टाइम गिवन है, तो ये सब फाइंड करना है आपको। ठीक है, फॉर अ सिंपल पेंडुलम ये सब चीजें दी हुई थी। क्लियर है। अब देखिए पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में पहले तो आप जी का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर करिए, 4π², ये हो जाएगा L/g। ठीक है, देखिए जिस भी क्वांटिटी की बात हो रही हो उसको लेके आइए दूसरों के टर्म में। जैसे यहां पे क्या है, ये टाइम पीरियड गिवन है L और G के टर्म्स में, ये नहीं चलेगा क्योंकि टाइम पीरियड नहीं पूछ रहा वो हमसे, किसकी बात कर रहा है, जी में एरर की बात कर रहा है। तो जी में एरर की बात कर रहा है, तो जी का फॉर्मूला चाहिए मुझे। तो जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो जी का फॉर्मूला बनेगा 4π² L/t²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जी। गॉट माई पॉइंट और नॉट, मेरी बात समझ में आई। तो इस फॉर्मूले से हमें देखना है, ना कि इससे, है एक ही बात लेकिन हमें इससे देखना है। क्लियर है। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, जितने कुछ भी आए, मल्टीप्लाई में आए, डिवाइड में आए, पावर में आए, कुछ भी आए, आपको क्या करना है, रिलेटिव एरर इन जी जो भी होगा वो होगा, ये तो कांस्टेंट है। और रिलेटिव एरर में ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिव एरर में कांस्टेंट टर्म से कोई फर्क पड़ता नहीं है। चाहो तो लिख लो, अगर नहीं लिखा है कभी तो क्या है, रिलेटिव एरर में इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गॉट माई पॉइंट और नॉट। तो रिलेटिव एरर में कभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 4π² से। तो रिलेटिव एरर इन जी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन एल और रिलेटिव एरर इन टी। क्लियर है ये चीज। लेकिन इसकी पावर 2 है तो इसके साथ क्या आ जाएगा 2, और बीच में क्या आता है प्लस, क्योंकि हम हमेशा मैक्सिमम परमिसिबल एरर बताते हैं। क्या बताते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल एरर। या तो वो क्वेश्चन में ही बोलेगा मैक्सिमम एरर बताना है आपको, या नहीं भी बोल रहा है तो आपको मैक्सिमम ही बताना है। क्लियर है ये चीज, बोलो समझ में आ गया। दैट्स इट, खत्म होने वाला है। तो देखो यहां से इसको कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। तो पहले हम रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये दिया हुआ डेल्टा एल कितना है, 0.1। क्लियर है, एरर कितना है इसमें, 0.1 अपॉन 70.0 है ना, मतलब 70 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी कितना है, 0.05 अपॉन 1.20। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो या मैनुअली कैलकुलेट करो, जैसे भी जो भी है आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सपोज कर लिया मैंने, ये आंसर आएगा x, सपोज कर लिया मैंने, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज करो ये आंसर कितना आया, सपोज x। अच्छा, आप पूछ रहे हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, डेल्टा जी अपॉन जी कितना आ रहा है, x आ रहा है ना। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करना पड़ता है, रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय x। कितना आंसर आ जाएगा, 100x। यानी कि परसेंटेज एरर का आंसर क्या आ रहा है बेटा, 100x। अगर इसका आंसर x आ रहा है तो। क्लियर है चीज, बोलो समझ आएगी नहीं, पक्की बात है। मिटा रहा हूं अब इसको मैं, है ना। चले, तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि चलो ये तो x आ गया है ना, कितना आ गया x। अच्छा, g की वैल्यू क्या आएगी, g की वैल्यू आएगी 4π²। लेंथ कितनी है, 70 को मैं मीटर में चेंज कर रहा हूं, सो इट इज 0.7 मीटर्स, है ना, 0.7। और टाइम पीरियड है 1.2 का स्क्वायर। ठीक है, टाइम पीरियड का स्क्वायर है ना, 1.2 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आंसर आएगा वो यहां लिख देंगे आप। ठीक है,
तो सपोज ये आ रहा है जी, आंसर आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा जी निकाला तो जी तो ये आ जाएगा, जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो भी इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा। क्लियर है, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, चाहो तो कर सकते हो इस तरीके से, 4 लिख लो, ये 3.14 का स्क्वायर है, ठीक है, 3.14 का स्क्वायर। एक्चुअली पाई का जो स्क्वायर होता है अप्रॉक्स 10 होता है, कितना होता है, अप्रॉक्स 10, एग्जैक्टली तो नहीं होता लेकिन अप्रॉक्स 10 बोल सकते हैं, आप समझ सकते हो ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 3 से 9, तो 3 से बड़ा है ये। तो कुछ डेटा मैं आपको बता देता हूं, वैसे मैं शायद पहले बता चुका हूँ। अंडर रूट 3.16 को बोलते हैं, सॉरी अंडर रूट 10 जो होता है, 10 का अंडर रूट आता है 3.16, इसको हमेशा याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है, और अगर आप देखें तो ये अप्रॉक्स पाई के बराबर है ना, तो पाई के स्क्वायर को हम अप्रॉक्स 10 लिख सकते हैं, अप्रॉक्स में लिख दिया 10, और 0.7 अपॉन में ये आ जाएगा 1.44। क्लियर है, तो अभी हो जाएगा कितना 28/1.44, तो इसको कैंसिल कर सकते हो, है ना, कर लीजिएगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। यानी इसकी जो वैल्यू है जी की वैल्यू, तो डेल्टा जी कितना आएगा, जी मल्टीप्लाई बाय एक्स, जी का एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, जी की वैल्यू आ रही है 28/1.44, और एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो यहां लिख करके मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा किसका, डेल्टा जी का। बोलो समझ में आई मेरी बात, क्लियर है। एक बात फिर से याद दिला दूं, फिर से बोल रहा हूं, रिलेटिव एरर में इस वाले फैक्टर से कांस्टेंट जो भी चीज आएगी, कांस्टेंट 4π² कांस्टेंट है, रिलेटिव एरर में या परसेंटेज एरर में कोई फर्क नहीं पड़ता इस कांस्टेंट से, ठीक है। हाँ, इसमें एब्सोल्यूट एरर में फर्क पड़ता है, क्लियर है, याद रखिएगा। रिलेटिव एरर में या परसेंटेज एरर में कोई फर्क नहीं पड़ता, एब्सोल्यूट एरर में तो पड़ेगा ही, सीधी सी बात है। क्लियर है, हमने लास्ट क्लास में भी एक सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन किया था तो उसमें देखा था, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एब्सोल्यूट एरर निकाली थी, याद करो, सरफेस एरिया का एक क्वेश्चन किया था, स्फीयर के सरफेस एरिया वाला लास्ट क्लास में, तो उसमें 4π मैटर करता था, है ना, 4πr² होता है ना सरफेस एरिया। तो जब रिलेटिव और परसेंटेज कैलकुलेट किया होगा तो इस 4π का कोई रोल नहीं था, लेकिन जब डेल्टा एस कैलकुलेट कर रहे थे तो देखना उसके कैलकुलेशन में 4π जरूर आ रहा होगा, ठीक है, कॉपी पलट के देख लो, पेज पलट के, तो ये जरूर आ रहा होगा, तो वहां पे ये मैटर करता है। क्लियर, याद रखिएगा, कांस्टेंट टर्म एब्सोल्यूट एरर में तो मैटर करता है, लेकिन रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में मैटर नहीं करता है। बोलो पक्का समझ में आया, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखो ऐसी, ठीक है, चलिए भाई, आपने पढ़ा हुआ एक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ mv², ठीक है। चलिए भाई, तो एक पार्टिकल है ना, लिखिएगा परसेंटेज एरर इन मास, परसेंटेज एरर इन मास इज 2%, लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, परसेंटेज एरर इन मास इज 2% एंड रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी इज, रिलेटिव एरर इन स्पीड कह लीजिए, रिलेटिव एरर इन स्पीड इज 0.015। मास में कितना परसेंटेज एरर गिवन है बेटा, 2%, मास में परसेंटेज एरर गिवन है, दिस इज द परसेंटेज एरर इन मास, दिस इज द रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी। क्लियर है, लिखिए, फाइंड रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, फाइंड रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया। तो देखिए कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², गॉट माय पॉइंट और नॉट, बोलो समझ आ गया। तो इफ हाफ तो कांस्टेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, किसमें, रिलेटिव एरर में, तो डेल्टा k/k आ जाएगा डेल्टा m/m और इसका डेल्टा v/v, और पावर 2 है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और बीच में हमेशा क्या आता है, प्लस, बहुत चीख के बताया, प्लस ही लेते हैं हमेशा। क्लियर है, तो देखो मास में क्या दिया है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर दिया है, तो ये तो है रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है ये चीज, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। अगर मास में परसेंटेज एरर 2 है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा m/m इंटू 100, परसेंटेज एरर को ऐसे ही तो शो करते हैं, ये कितना गिवन है 2, तो डेल्टा m/m कितना गिवन हो गया बेटा, 0.02, बोलो समझ आएगी नहीं। तो यहां से पता चला दिस इज 0.02 एंड इट इज 2 इंटू ये 0.015 मल्टीप्लाई कर लो, 0.02 प्लस 0.03 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये मेरा आंसर कितना आ गया, 0.05, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेटिव एरर है दिस इज दिस मच। क्लियर है, रिलेटिव की कोई यूनिट नहीं होती, परसेंटेज एरर की भी कोई यूनिट नहीं होती, एब्सोल्यूट एरर की होती है, ठीक है। चले, बता ही चुका हूँ सारी बातें, क्योंकि तो रिलेटिव में क्या है, ऊपर भी काइनेटिक एनर्जी नीचे भी काइनेटिक एनर्जी, कैंसिल हो जाएगी यूनिट्स, ठीक है। तो 0.05, और इससे क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालनी है अगर, तो परसेंटेज में क्या करना है, इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब डेल्टा k/k मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो पक्का समझ में आया। सो आंसर इज 5%, आंसर कितना आ गया, 5%। गॉट माय पॉइंट और नॉट, अरे बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ये चीज, अरे पक्की बात। चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात है, ये भी समझ में आ गया सभी बच्चों को। चलिए भाई ठीक है, अरे पक्का समझ में आया ना ये सब, है ना। चलो एक क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं, टाइम पास क्वेश्चन। सपोज करो एक क्वांटिटी x है, वो a की पावर 2 पे, b की पावर 3 पे, है ना, c की पावर -4 पे अपॉन d की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, ऐसे करके, ठीक है। बता रहा है, देखो एरर्स दी हुई है ना, परसेंटेज एरर गिवन है, देखो परसेंटेज एरर्स दे रहा है,
ए में जो परसेंटेज एरर गिवन है वो 1% है, बी में परसेंटेज एरर है 1.1%, सी में परसेंटेज एरर है 2% और डी में परसेंटेज एरर है 1.5%। क्लियर है, ये इतने परसेंटेज एरर गिवन है ये, ठीक है। तो पूछ रहा है बताइए परसेंटेज एरर इन एक्स क्या होगा, या एक्स में जो परसेंटेज एरर है उसको क्या होगी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। परसेंटेज एरर इन एक्स क्या होगी, ठीक है। ये है क्वांटिटी ए बी सी डी एक्स एरर दी हुई है और इसमें क्वेश्चन मार्क मतलब एक्स में पूछ रहा है, तो कैसे देखिए, तो सब बोलेंगे देखिए भाई कैसे सर ने बताया था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होता है कि डेल्टा ए अपॉन ए कर देना, डेल्टा बी अपॉन बी कर देना, डेल्टा सी अपॉन सी कर देना और डेल्टा डी अपॉन डी कर देना और पावर को नीचे लिख देते हैं। तो पावर 2 के साथ 2 आ जाएगा, बी के साथ 3 है तो इसके साथ 3 आ जाएगा, सी के साथ -4 है तो इसके साथ -4 आ जाएगा, है ना, डी के साथ 1 है तो इसके साथ 1 आ जाएगा। ऐसे ही बताया था ना सर ने। ये -4 है ना बेटा, तो यहाँ माइनस लगा दिया तुमने। माइनस कभी आता ही नहीं, हमेशा क्या याद रखना, हमेशा क्या आने वाला है प्लस, हमेशा क्या आने वाला है प्लस, क्योंकि मैं हमेशा क्या बताना चाहता हूं मैक्सिमम। गॉट माय पॉइंट और नॉट, क्लियर है। डाउट है तो ये समझ लो भाई। इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी की पावर 4 डी की पावर 1। समझे नहीं समझे, सी की पावर 4 नीचे आगे तो प्लस ही हो गई ना पावर, अरे क्लियर है, तो वही तो नीचे आती है पावर, दैट्स इट। समझ आएगी नहीं तो कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे भी दे सकता है सी की पावर -4, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको हमेशा क्या लेके आना है प्लस, क्योंकि आप क्या बताते हो हमेशा मैक्सिमम परमिसिबल एरर। क्लियर है चीज, चलिए भाई। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, मतलब पूरे में क्या करना 100 से मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100। गॉट माय पॉइंट और नॉट। डेल्टा ए अपॉन ए रिलेटिव एरर है और ये हो गई परसेंटेज एरर। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय ए में कितना परसेंटेज एरर है 1%, यानी ये तो हो गया 2 × 1%, 2 × 1% प्लस डेल्टा बी अपॉन बी क्या है रिलेटिव एरर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज एरर इन बी हो गया। परसेंटेज एरर इन बी कितना गिवन है 1.1, तो 3 × 1.1%, ठीक है, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन सी कितना गिवन है 2%, तो 4 × 2 कर लिया, प्लस डेल्टा डी बाई डी क्या है रिलेटिव एरर, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज एरर क्या बन गया 1.5% गिवन है, 1.5%। तो सबको ऐड करो, 2 ये आ गया 3.3, ये आ गया 8% और ये आ गया 1.5। तो टोटल कितना आ गया तुम्हारा 8 और 2 10, 13, 14, 14.8%, 14.8%। सर ने तो बताया था सिर्फ 5% तक के लिए बहुत अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा 8% तक जा सकते हैं, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है 14.8। ये सही है गलत है, बिल्कुल सही है, डरने वाली कोई बात नहीं। समझिए क्यों, क्योंकि मेरी इंडिविजुअल एरर्स तो देखो 5% से कम ही है ना, वो तो प्लस हो के इतना ज्यादा हो गया, तो उसमें क्या किया जा सकता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वो तो हो सकता है, ठीक है। मेरी इंडिविजुअल एरर जो इन्वॉल्व है वो कितनी है 1, 1.1, 2, 1.5, तो ये तो 5 से काफी छोटी है, तो वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंफ्यूज मत होना। ऐड होकर के तो आंसर ज्यादा आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है। क्लियर है ये चीज, बोलो समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पक्की बात है, ठीक है। आइए साहब, अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, जिसमें एक आधा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन हम उसे खत्म करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा, मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो एग्जाम्पल समझाऊंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए सब लोग। सपोज करिए मैं बोलता हूं क्वांटिटी एक्स है सपोज, क्लियर है, और ये गिवन है ऐसे, ये है a × b अपॉन सी गिवन है, क्लियर है ये चीज। तो आप क्या कहोगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स कितना आएगा, आपको पता है इट इज डेल्टा ए अपॉन ए आएगा, फिर प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आ जाएगा और प्लस डेल्टा सी अपॉन सी आ जाएगा। इसमें कोई दोराहे वाली बात नहीं, हमको पता है हमेशा ऐसे ही करते हैं। कैसे मैंने आपको समझाया था, अगर ए बढ़ गया तो ये बढ़ेगा, बी बढ़ गया तो भी ये बढ़ेगा, और सी को कम कर देना पड़ता है तब जाके ये बढ़ेगा। तो सबकी वजह से एरर क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, ठीक है, इसीलिए हम प्लस लगा देते हैं। याद है ना, ये बताया था मैंने आपको, ए बढ़ेगा तो वो एक्स को बढ़ाएगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, बी बढ़ेगा तो एक्स को बढ़ाएगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और सी कम होगा तब एक्स बढ़ेगा क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो इसीलिए हम सब एरर जोड़ रहे हैं, मतलब इसने भी ए ने भी एक्स को बढ़ाया, बी ने भी एक्स को बढ़ाया, सी ने भी एक्स को बढ़ाया, तो सारी एरर क्या हो गई, एडअप, तीनों बढ़ा ही रहे हैं, तो सारी एरर एडअप हो गई। क्लियर है, लेकिन ये एडअप हुआ कैसे, सी ए को बढ़ा के, बी को बढ़ा के और सी को कम करके, ये एडअप इसलिए हुआ। क्लियर है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि अब मैंने आपको एक राज की बात बताई, राज की बात ये थी कि ए बी और ये नीचे जो था सी, एक्चुअली सी की वैल्यू है a प्लस बी। मैंने आपसे छुपाई हुई थी ये बात, इसमें मैंने छुपा ली थी ये बात, सी के बराबर a प्लस बी, ये बात मैंने आपसे छुपाई हुई थी। अब मैंने आपको बता दी, सी की जगह a प्लस बी लिख दिया। क्या अब भी आप यही लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। अब भी आप यही लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे? देखिए भाई, मैं क्या लिखूंगा मेरे हिसाब से समझ लीजिए। मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर
डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अगर मैं इसी की तरह सोचूं, गलत सोचूं तो मैं लिखूंगा फिर से प्लस, और सी की जगह कौन आ गया, सी की जगह कौन आ गया, ए प्लस बी, तो मैं लिखूंगा डेल्टा ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। देखो बस सी की जगह ए प्लस बी कर दिया मैंने, बस सी की जगह क्या लिख दिया, ए प्लस बी, ए प्लस बी। कोई दिक्कत किसी को? बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? पक्की बात है? ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? क्लियर है? और फिर से वही सोच रहा हूं, देखो ए को बढ़ाऊंगा तो एक्स बढ़ेगा, बी को बढ़ाऊंगा तो एक्स बढ़ेगा, और इसको कम करूंगा तो एक्स बढ़ेगा, इसलिए सबको प्लस कर दिया। लेकिन तुम खुद सोचो, अगर तुम ए को बढ़ा रहे हो बेटा और बी को भी बढ़ा रहे हो बेटा, तो क्या ए प्लस बी घट सकता है कभी जिंदगी में? अरे तुम ए को भी इंक्रीज कर रहे हो और बी को भी इंक्रीज कर रहे हो, तो ए प्लस बी इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है। नहीं समझे? अरे भाई मैंने तुमसे कहा ये ए है और ये बी है, ए बी अलग अलग समझो, ये ए अलग है, बी अलग है, ठीक है? प्लस को बाद में देखेंगे। सपोज करो मैंने ए को बढ़ा दिया और बी को भी बढ़ा दिया। जब दो चीजों को बढ़ाया है तो उनका सम भी तो बढ़ेगा, सीधी सी बात है। यानी इस बार ये डिपेंड कर गया, इस बार ये घट सकता ही नहीं है। अगर तुमने ए को बढ़ाया, बी को बढ़ाया, तो गारंटीड ए प्लस बी भी क्या होगा, गारंटीड बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जब तक इंडिपेंडेंट था सी ए और बी से, जब तक तुम्हें नहीं मालूम था ये क्या है, तो तुम कहोगे सीधी बात है मैं सी को घटाना पड़ेगा ताकि ऐसा हो जाए, मतलब तब तक तो ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सी ए प्लस बी नहीं है तो नॉर्मल सी कोई अदर क्वांटिटी है, ए अलग क्वांटिटी है, बी अलग क्वांटिटी, सी अलग क्वांटिटी, तब तक तो ये बात तुम कह सकते हो, क्योंकि हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, प्लस। लेकिन जैसे ये नीचे ए बी के अलावा जो सी है वो ए प्लस बी ही आ गया, तो मैं क्या कह रहा हूं, ए को बढ़ाया, एक्स को बढ़ाया, बी को बढ़ाया, एक्स को बढ़ाया। लेकिन इसको फिर कम नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ए को बढ़ाऊंगा और बी को बढ़ाऊंगा तो सीधी बात है ए प्लस बी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ए प्लस बी ए और बी पे तो डिपेंड कर रहा है। ए बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, तो ए प्लस बी भी बढ़ेगा। मतलब इसे बढ़ाया और इसे भी बढ़ाना पड़ेगा। समझो बात को, ए को बढ़ाऊंगा तो एक्स बढ़ेगा, बी को बढ़ाऊंगा तो एक्स बढ़ेगा, और ये बाई चांस बढ़ गया खुद ही। जब मैंने ए को बढ़ाया और बी को बढ़ाया तो सीधी बात है ए प्लस बी अपने आप ही बढ़ गया, और इसके बढ़ने से एरर क्या हुई, कम, क्योंकि आपको पता है इनवर्स रिलेशन में, किसमें, इनवर्स रिलेशन में। तो इस बार बेटा यहां माइनस आना तय है। इस बार मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई ना? अरे पक्का समझ में आया? पक्की बात है? अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये लिखा कुछ नहीं होगा ना तुमने, अब इसको दो क्वेश्चन की तरह लिखोगे तुम लोग, दो क्वेश्चन की तरह लिखोगे। एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है x बराबर a इंटू बी अपॉन सी प्लस डी। ए अलग क्वांटिटी, बी अलग क्वांटिटी, सी अलग क्वांटिटी, डी अलग क्वांटिटी। तो तुम क्या लिखोगे इसमें, एरर का इक्वेशन, ठीक है? मैं तुमसे कहूंगा राइट एरर इक्वेशन। क्या कहूंगा मैं तुमसे, सिर्फ इसमें क्वेश्चन लिख लीजिए। पहले क्वेश्चन लिखिए फटाफट से, राइट एरर इक्वेशन, राइट एरर इक्वेशन। एरर का इक्वेशन बनाना है आपको, राइट रिलेटिव एरर इक्वेशन, ठीक है? रिलेटिव एरर का इक्वेशन बनाना है। तो आपको होगा डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। भाई देखो मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड में, हम जानते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होता है, रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाती हैं। तो ए की रिलेटिव एरर प्लस बी की रिलेटिव एरर प्लस इस पूरे की रिलेटिव एरर बराबर एक्स की रिलेटिव एरर। समझ रहे हो? ए की रिलेटिव एरर, बी की रिलेटिव एरर और ये इसकी रिलेटिव एरर बराबर एक्स की रिलेटिव एरर। तो प्लस में डेल्टा किसकी रिलेटिव एरर, सी प्लस डी की रिलेटिव एरर। समझ आया नहीं आया? जैसे एक्स की रिलेटिव एरर क्या होती है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ए की डेल्टा ए अपॉन ए, बी की डेल्टा बी अपॉन बी। तो सी प्लस डी की क्या हुई, डेल्टा सी प्लस डी अपॉन सी प्लस डी, है कि नहीं? तो बिल्कुल वही लिखा हुआ है, क्लियर है? अब इसमें आगे और सॉल्व कर रहा हूं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस। अब सोचना, जब दो क्वांटिटीज का एडिशन होता है, क्या होता है जब दो क्वांटिटीज का एडिशन होता है, तो उसमें होने वाली एब्सोल्यूट, भाई ऊपर वाले पोर्शन को देखो सिर्फ, तो ये क्या लिखा है, एब्सोल्यूट एरर, है कि नहीं? डेल्टा एक्स क्या होता था, एब्सोल्यूट एरर, और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या होता था, रिलेटिव एरर। तो ये तो रिलेटिव एरर लिखी हुई है, लेकिन अगर आप सिर्फ ऊपर वाले को देखो तो ये क्या लिखा है, एब्सोल्यूट एरर लिखी है, सिर्फ ऊपर वाले को देखो तो। यानी डेल्टा सी प्लस डी क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर। और मैंने आपको समझाया था बेटा, बताया था ना, सम जब भी होता है, ये तो मल्टीप्लाई डिवाइड, हमने कई सारे रूल पढ़े थे, याद करो एरर में। प्लस माइनस के लिए पढ़ा था सबसे पहला, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए, फिर पावर के लिए, और फिर पूरे कॉम्बिनेशन के लिए, पावर भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, डिवाइड भी हो ना, सबके लिए। तो प्लस वाले में मैंने आपको क्या बताया था, प्लस और माइनस वाले में, प्लस और माइनस वाले में मैंने बताया था कि अगर आपको रिलेटिव, कि अगर आपको एब्सोल्यूट एरर चाहिए सम में, दो क्वांटिटीज के सम में आपको क्या चाहिए, रिलेटिव एरर, तो क्या करते थे, उन दोनों क्वांटिटीज की रिलेटिव एरर को ऐड कर देते थे। याद आ रहा है नहीं आ रहा? चलो मैं याद दिला देता हूं। डेरिवेशन किया था, सी बराबर ए प्लस बी मान लेते थे, तो निकाला था कि डेल्टा सी बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। याद है? भूल गए? भूल चुके हो? याद है? ये माना था सबसे पहला डेरिवेशन जो कराया था एरर्स में, क्लियर है? मतलब इसमें सी बराबर ए प्लस बी माना था, और डेल्टा सी क्या प्रूफ किया था, डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्रूफ किया था कि नहीं? वही से, उसी से कह रहा हूं। मुझे इसका डेल्टा निकालना था, दो क्वांटिटीज का सम, दो क्वांटिटीज का क्या है ये, सम क्या है, सी। इसका रिलेटिव एरर कैसे निकाला, दो क्वांटिटीज के सम का रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, दो क्वांटिटीज का सम ये है
सम, दो क्वांटिटीज के सम का रिलेटिव एरर क्या होता है? पहली क्वांटिटी का रिलेटिव एरर प्लस दूसरी क्वांटिटी का रिलेटिव एरर। तो वही तो किया है, दो क्वांटिटीज के सम का रिलेटिव क्या दे रहा हूं मैं बार बार, आई एम सॉरी, मैं करेक्ट कर रहा हूं अपने आप को, सॉरी। दो क्वांटिटीज के सम का एब्सोल्यूट एरर निकाला है, सॉरी वो मैंने अभी यहां पे रिलेटिव बोला वो गलत बोल दिया। रिलेटिव क्या होता है? डिवाइड बाय सी करता तो आता रिलेटिव। क्लियर है? कैसी एरर है ये? एब्सोल्यूट एरर बोलना चाह रहा हूं। दो क्वांटिटीज का कैसा सम? दो क्वांटिटीज का सम है, उसमें कैसी एरर? एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। दो क्वांटिटीज का सम कौन है? सी। तो सम में जब एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो क्या करना पड़ता है? पहली का एब्सोल्यूट एरर प्लस दूसरी का एब्सोल्यूट एरर, वही तो करना है। देखो दो क्वांटिटी का सम है, उसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो पहली का एब्सोल्यूट एरर प्लस दूसरे का एब्सोल्यूट एरर, और नीचे वाला एज इट इज लिख दिया। तो ये मेरा आंसर है। गॉट माई पॉइंट और नॉट? सो दिस इज माई फाइनल आंसर। यहां पे भी छोड़ सकते थे बट ये ज्यादा अच्छा है। क्लियर है ये चीज? तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब पहला क्वेश्चन ये नोट करना, अब दूसरा क्वेश्चन नोट करना, इस पे स्टार मार्क लगाना, क्योंकि इसमें और इसमें लग तो एक जैसे रहे हैं, ए बी अपॉन सी प्लस डी, ए बी अपॉन ए प्लस बी, लेकिन है एक जैसे नहीं, क्योंकि यहां ए बी और सी डी आ रहे हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है सारे के सारे। यहां ए बी और ए बी आ रहा है, मतलब नीचे वाला ऊपर वाले पे डिपेंड कर रहा है। यहां तो इंडिपेंडेंट है और यहां क्या है? डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे क्या आएगा? माइनस। ये आपको याद रखना है और भूलने वाली बात नहीं है इसमें कुछ भी। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बात याद रखोगे? सो दिस इज द आंसर। तो इसको आगे कैसे लिखोगे? देखो, तो इसका सोल्यूशन ऐसे करोगे, तो इसका है ना, क्वेश्चन लिख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो लिखिएगा इसमें राइट द रिलेटिव एरर इक्वेशन, राइट द रिलेटिव एरर इक्वेशन। तो आप लिखोगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू दिस इस तरीके से। फिर अगली लाइन बनेगी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी। बिल्कुल इसी की तरह डेल्टा अंदर चला जाता है, ऐसे समझ लो, डेल्टा अंदर चला गया है ना, ऐसे ही मान लो तुम। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसको भूलोगे तो नहीं। अब आप कह रहे हो सर इसका एप्लीकेशन कहां आएगा? बताना जरा बताना सर, इसका एप्लीकेशन कहां आएगा बताओ जरा बता के तो दिखाओ। देखो बेटा इसका एप्लीकेशन आता है, इसीलिए पढ़ाया ये, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए अब आप। अच्छा, क्वेश्चन लिखने से पहले कॉन्सेप्ट ही बता देता हूं आपको। अगर दो रेजिस्टेंस दिए हो, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तो इक्विवेलेंट क्या आता था? याद करो, जैसे रेजिस्टेंस हो R1 और ये रेजिस्टेंस हो R2, ये R1 है और ये R2, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता था? याद करो, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कैसे लिखते थे? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। याद है ना, क्लास 10th में पढ़ा हुआ है ये। तो जरा सॉल्व करते हैं, चलो। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, एलसीएम ले लिया, R1 R2 आ गया, ऊपर बन जाएगा R1 प्लस R2। एलसीएम लेना तो आता है ना भाई? नहीं आता तो सुन लो भाई, R2 से ऊपर मल्टीप्लाई, R2 से नीचे मल्टीप्लाई, इसमें R1 से ऊपर मल्टीप्लाई, R1 से नीचे मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ा नहीं। तो एलसीएम आ गया R1 R2, ऊपर बचा R1 प्लस R2। समझ में आ गया? ठीक है। देखो तो यहां से R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है? उल्टा कर दो, मतलब R इक्विवेलेंट आ रहा है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये वही तो बन गया A इंटू बी अपॉन ए प्लस, सॉरी R1 प्लस R2 है ये तो वही तो बन गया A इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। देखो वही तो बन रहा है ए बी R1 R2। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये फायदा है इसका। क्लियर है ये चीज? चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से लिखिए क्वेश्चन लिखिए। R1 इज इक्वल टू 5.00 प्लस 0.02 ओम्स, ऐसे दिया हुआ है। R2 इज इक्वल टू 10.00 प्लस माइनस 0.02 ओम्स, ठीक है। फाइंड परसेंटेज एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रजिस्टर्स। क्लियर है? फाइंड करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो देखो आप क्या कहोगे, आप जानते हो R इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। गॉट माई पॉइंट और नॉट? बोलो बेटा। तो आप कहोगे डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, बिल्कुल इसी की तरह। देखो x की जगह कौन आ गया? x की जगह R इक्विवेलेंट है, देख लो, x की जगह R इक्विवेलेंट, a की जगह R1, b की जगह R2। हो गया सॉल्व। देखो तो डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये चीज? लेकिन लॉजिक समझना जरूरी था। क्लियर है ये चीज? ठीक है। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, डेटा तो मुझे याद नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में से गिवन है। लेकिन एनसीईआरटी में सॉल्यूशन इतना ऐसे नहीं समझाया हुआ है। क्लियर है? वहां कैसे समझाया वो भी बताऊंगा। वहां सीधे बता दिया कि ये वाला फॉर्मुला यूज कर लो, वहां मतलब सीधे फॉर्मुला दे रखा है, बहुत ही आसान हो गया। क्वेश्चन में ही फॉर्मुला दे दिया अगर कि इस फॉर्मुले से निकालना है तो कितना आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल इतना ही आसान है वहां पे एनसीईआरटी में। क्लियर है ये चीज? लेकिन वो फॉर्मुला कैसे आए वो भी मैं भी आपको समझाता हूं। ठीक है?
तो खैर आपको तो फॉर्मूला नहीं भी मालूम हो तो इस वाले फॉर्मूले से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो आंसर आ जाएगा, कितने प्यार से आंसर आ रहा है, देखो जल्दी से। ये तो आपको फाइंड करना ही करना है ना, परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट तो निकालना ही पड़ेगा। इज इक्वल टू डेल्टा आर वन कितना गिवन है 0.02 अपॉन 5, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पॉइंट नहीं लगा रहा मैं। तो डेल्टा आर अपॉन आर वन, फिर डेल्टा आर टू अपॉन आर टू, यानी 0.02 अपॉन 10, फिर माइनस आएगा बीच में। डेल्टा आर वन और डेल्टा आर टू को ऐड करो, मतलब एरर इन आर वन एरर इन आर टू ऐड करो। 0.02 कितना हो गया 0.04, ऐड कर दिया मैंने डायरेक्ट, अपॉन आर वन प्लस आर टू। आर वन कितना है 5, आर टू कितना है 10, तो आर 5 और 10 कितना हो गया 15। क्लियर है ना ये चीज, ठीक है क्लियर है। आर वन वैल्यू 5 है, आर टू की वैल्यू देखो, आर वन की वैल्यू 5 रखी ना, आर टू की 10, दोनों मिला के 15। इसे कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, ये आ जाएगा कितना 0.0 और ये कितना 0.4 है ना, ऐसा कुछ ना, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 0.002, गॉट माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा, कर लेना है इसको सॉल्व, जो भी है माइनस में समथिंग आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। ये क्या रिलेटिव एरर आपका, कर लोगे ना इसको सॉल्व, ये आपका क्या आ जाएगा रिलेटिव एरर, माइनस समथिंग आएगा जो भी आएगा। और फिर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी परसेंटेज एरर, दिस प्लस दिस माइनस समथिंग आ जाएगा आंसर, वो आ जाएगी रिलेटिव एरर इन आर इक्विवेलेंट। और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट। क्लियर है ये चीज, बोलो समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो सेम आंसर जो इससे आएगा वो इस फॉर्मूले से भी आएगा। एनसीईआरटी में क्या फॉर्मूला गिवन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का सवाल दिया हुआ है और एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला गिवन है, जहां तक मुझे याद है यही गिवन है, मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा आपको। ये फॉर्मूला गिवन है, देखो आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट स्क्वायर इक्वल टू आर वन डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर और शायद प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर, ये गिवन है ना। इस फॉर्मूले से सॉल्व किया हुआ है, सेम आंसर आएगा, चाहे मेरे वाले फॉर्मूले से कर लो चाहे एनसीईआरटी वाले से कर लो। क्लियर है, एक ही बात है, समझाने का अलग अलग तरीका है बस। अब ये फॉर्मूला कहां से आया ये नहीं दिखाया हुआ एनसीईआरटी में, मैं आपको समझाता हूं ये फॉर्मूला आया कहां से। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। क्लियर है ये चीज, बोलो समझ में आया कि नहीं। अब मैं डेराइव कर रहा हूं इसके लिए फॉर्मूला, और डेराइव कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कर लो भाई, मैंने बताया था ना डिफरेंशिएशन, जो भी फॉर्मूला आएगा इससे आएगा डिफरेंशिएशन से। क्लियर है, हालांकि मैं आपको बिना डिफरेंशिएशन के समझा चुका हूं, जो बड़ा सा फॉर्मूला था, ठीक है, प्लस प्लस और फिर माइनस, उससे करो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में ये गिवन है इसलिए बता दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आपके स्कूल में भी आपको फिर ऐसे ही बता दें तो दिक्कत हो सकती है। तो हालांकि अब तुम्हें फॉर्मूला याद है सिर्फ सिंपली तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला सिंपली याद है अगर आपको तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे आता है वो डाइजेस्ट करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए। देखिए जरा ध्यान से, तो डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं इसका, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। देखिए ये 1 अपॉन एक्स का, जैसे क्या फॉर्मूला पढ़ा था ना, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन एक्स का, 1 अपॉन एक्स को लिख सकता हूं एक्स की पावर -1। और जब डिफरेंशिएशन करते तो क्या होता था, पावर नीचे आती थी और एक कम हो जाती थी पावर, याद आ रहा है, भूल गए ना सब लोग। अरे डिफरेंशिएशन करते थे, याद करो, फॉर्मूला बताना पड़ेगा। देखो dx की पावर n अपॉन dx, याद आ रहा है कुछ, कितना आता था, पावर नीचे आती थी और x की पावर n-1 हो जाती थी। क्लियर है, अब dx को उधर भेज दो, जरा dx को उधर भेज दो, ठीक है भेज दिया, n की वैल्यू -1 रख दो, तो क्या आएगा dx की पावर -1 इज इक्वल टू n की वैल्यू -1 रख दो माइनस x की पावर -2 हो जाएगी। क्लियर है, और ये dx, इसको लिख सकता हूं माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आई बात समझ, क्या लिख सकता हूं इसको माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे गॉट माई पॉइंट और नॉट, तो x की जगह r इक्विवेलेंट है, देखो यहाँ पे r इक्विवेलेंट, ये क्या लिखा है, ये लिखा है r इक्विवेलेंट की पावर -1। अरे समझे नहीं समझे, ये क्या लिखा है r1 की पावर -1 प्लस r2 की पावर -2। अरे एक ही तो बात है, पावर सॉरी -1, r2 की पावर -1, अरे अपॉन में लिखा हुआ है पावर -1, एक ही बात है। तो r किसी की पावर -1 का इस तरीके से आता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस dr इक्विवेलेंट अपॉन r इक्विवेलेंट स्क्वायर। अरे x की जगह इक्विवेलेंट रख दो, r इक्विवेलेंट। क्लियर है, ऐसे इसका आएगा माइनस dr अपॉन r1 स्क्वायर, x की जगह r1 रख के देख लो, सेम बन रहा है डिफरेंशिएशन। ऐसे इसका आएगा डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस dr2 अपॉन r2 स्क्वायर, माइनस dr2 अपॉन r2 स्क्वायर, सॉरी dr1 होगा, r1 और यहाँ r2। क्लियर है, बोलो समझ आ रही है कि नहीं। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सब कुछ प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा सब कुछ। क्लियर, बीच में प्लस आ गया, इसको ही क्या कहते थे हम, एरर बोलते थे। डिफरेंशिएशन जो छोटा सा वही क्या है, एरर। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। बोलो नहीं आया समझ में, अरे क्लियर है कि नहीं है, बोलो पक्की बात। तो ये फॉर्मूला ऐसे करके आता है, जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, क्वेश्चन में एनसीईआरटी में पढ़ाया वो नहीं है, सॉल्व एग्जांपल है, उसी में गिवन है कि इस फॉर्मूले से यूज करो भाई। वो फॉर्मूला कहां से आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के कितने फॉर्मूले में बताए मैंने आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस आ जाए तो या तो एनसीईआरटी वाला यूज कर लो,
है ना, और ये मैंने ही बता दिया। बाकी मेरा जो सिंपल वाला फॉर्मुला है वो क्या है, कितना अच्छा फॉर्मुला है, देखो डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1, वो आपको लॉजिकली समझ में भी आता है, प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये लॉजिकल है, सिंपल है, और ये थोड़ा टफ है, क्लियर है। बाकी जो याद हो जाए तो मैं उससे कर लो, दोनों से सेम आंसर आएगा, मेरी गारंटी, आप करके देख लेना, क्लियर है ये चीज, 110% आएगा, कोई डाउट ही नहीं है, डाउट ही करने वाली बात ही नहीं है, क्लियर है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो तो भाई साहब, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, है ना, तो मैंने आपसे पूछा था परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर आ गई थी आपकी इस फॉर्मूले से, तो इस फॉर्मूले से मैं नहीं करा रहा, आप चाहो तो घर पे करके देख लेना, सेम आंसर आएगा, मेरी गारंटी है। नहीं आएगा तो मुझे बताना, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक बता दूंगा कहाँ की है आपने, ठीक है, आंसर लेकिन यही आएगा। ठीक, अच्छा मेरी बात सुन लो, अब वो डेल्टा आर इक्विवेलेंट पूछता तो क्या होता, ठीक है। तो सपोज करो इसकी वैल्यू आई थी, याद करो, ये भी सॉल्व किया था, तो 0.004 आया था, इसकी 0.002 आई थी, और इसकी माइनस समथिंग करके, तो सपोज करो ये एक्स आ जाएगा, सपोज कितना आ जाएगा ये एक्स, क्लियर है, ठीक है, सपोज करो कितना आ जाएगा ये एक्स आ जाएगा। अब आपसे अगर मान लो वो डेल्टा आर इक्विवेलेंट पूछ ले, सपोज करो क्या पूछ ले, डेल्टा आर इक्विवेलेंट पूछ ले, ये आपसे कहे कि आर इक्विवेलेंट को बताओ कितना आएगा आंसर, समथिंग प्लस माइनस समथिंग, मतलब आर इक्विवेलेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो डेल्टा आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा इसके लिए, भाई किसी भी क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मेजरमेंट में आर इक्विवेलेंट, फिर प्लस माइनस उसमें कितना एरर हुआ ये भी बताते हैं, ठीक है। तो देखो डेल्टा आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट आ जाएगा एक्स, है ना, ये जो भी आंसर आएगा आप निकाल सकते हो इसको, है ना, तो एक्स जो भी आया था ये, तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट यहां से कितना आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय आर इक्विवेलेंट। अभी आर इक्विवेलेंट कैसे निकालें, ये तो बड़ा आसान है भाई, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही तो था, R1 की वैल्यू 5, R2 की 10, तो 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10, 50 अपॉन 15, दिस इज आर इक्विवेलेंट। यानी आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, लिख रहा हूं यहाँ पे, आर इक्विवेलेंट आ गया 50 अपॉन 15, इसको कैंसिल कर लेना, ठीक है। और डेल्टा आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां डाल दो, तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये डेल्टा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा एक्स, ये जो भी वैल्यू आएगी 0.004 प्लस 0.002 माइनस जो भी आया था, अभी किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो x इंटू आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट ये रहा, यहाँ पे रख दोगे, x की वैल्यू पता होगी, डेल्टा आर इक्विवेलेंट यहाँ रख देना, बोलो समझ आएगी नहीं, तो आर इक्विवेलेंट की टोटल वैल्यू भी आ जाएगी, उसमें एरर भी आ जाएगी, तो इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे आप साइंटिफिकली, क्लियर है ये चीज। अच्छा, इस फॉर्मूले से करना हो तो क्या करना है, चलो बता ही दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ फटाफट से, वैसे तो एनसीईआरटी में सॉल्व देख भी सकते हो, बट स्टिल अगर नहीं समझ में आ रहा हो क्या करना है तो बता देता हूँ। आर इक्विवेलेंट निकाल लिया तुम लोगों ने एक बार, आर इक्विवेलेंट तो निकाल लिया था अभी 50 अपॉन 15, ठीक है। R1 पता है, ये भी पता है, तो बस वैल्यू डाल दो सारी की सारी, डेल्टा R1 पता है, डेल्टा R2 पता है, सब कुछ तो पता है। देखो डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन 50 अपॉन 15 का स्क्वायर, क्लियर है, इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर, यानी डेल्टा R1 कितना है 0.02 अपॉन R1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, प्लस डेल्टा R2 कितना है 0.02 अपॉन R2 का स्क्वायर, मतलब 100, n का स्क्वायर कितना होता है 100, बस यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, डेल्टा आर इक्विवेलेंट, खत्म, सीधे आ जाएगा यहां से, क्लियर है ये चीज, बोलो समझ आएगी नहीं, क्लियर है। तो इस वाले फॉर्मूले से डेल्टा आर इक्विवेलेंट सीधे आ जाएगा, डायरेक्ट एक स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर एक स्टेप में नहीं आई, ठीक है। तो कभी अगर तुम्हें डेल्टा आर इक्विवेलेंट निकालने को बोल दे तो ये वाला यूज कर लो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, मतलब थोड़ा जल्दी आ जाएगा आंसर, क्लियर है। और रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर पूछे तो जो इससे पहले बताया था मैंने अपने तरीके से, वो वाला कर लो, दोनों ही सही है, क्लियर है, क्लियर है ये चीज। इसमें एक बार डेल्टा आर इक्विवेलेंट आ गया तो फिर उसके बाद अगर रिलेटिव एरर पूछे तो ये रिलेटिव एरर भी आ जाएगी, डेल्टा आर इक्विवेलेंट जो भी आया फिर अपॉन आर इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, मतलब अपॉन 50/15, बोलो समझ आएगी नहीं, तो ये भी आ जाएगा, मतलब इसमें भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी फॉर्मूले से सारी एरर निकाल सकते हो, एब्सोल्यूट भी, रिलेटिव भी, परसेंटेज एरर भी, मेरे वाले से भी, इससे भी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दो फॉर्मूले बताए मैंने, दोनों आपको याद होने चाहिए, तो कम से कम एक तो याद रख लो, दोनों याद हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, कम से कम एक तो याद होना ही चाहिए। अच्छा भाई, अब एक बात बताओ,